नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे प्लास्टिक मनी के बारे में। तो प्लास्टिक मनी क्या है, कितने प्रकार की होती है, प्लास्टिक मनी का इतिहास क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ठीक है, चार्ज कार्ड, एटीएम, फर्स्ट बैंक कार्ड, डाइनर्स क्लब, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए जानते हैं प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है प्लास्टिक मनी? प्लास्टिक मनी दरअसल प्लास्टिक कार्ड को कहते हैं जिसके द्वारा आप भी बिना बैंक नोट के भी सेवाओं का आनंद और ख़रीदारी आदि कर सकते हैं। तो प्लास्टिक मनी क्या हुई? प्लास्टिक कार्ड, ठीक है, जैसे कि एटीएम कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड होता है, ठीक है, तो ये हुआ प्लास्टिक मनी जिसके द्वारा हम सेवाएं, खरीदारी इत्यादि करते हैं। ठीक है, इसमें पहचान की जानकारी होती है जैसे कि हस्ताक्षर या चित्र, और ये कार्ड धारक को खरीदारी या सेवाओं को चार्ज करने के लिए अधिकृत होता है। तो इस कार्ड में साइन होंगे या फ़ोटो लगी होगी धारक की, और इस कार्ड के द्वारा सर्विस, परचेजिंग इत्यादि आप कर सकते हैं। कार्ड की जानकारी को स्वचालित टेलर मशीन, एटीएम, बैंक और इंटरनेट द्वारा पढ़ा जा सकता है। जो ठीक है, जो कार्ड में जानकारी दी जाती है जैसे कि हस्ताक्षर है, फ़ोटो है, ठीक है, धारक की, तो उसकी जानकारी को कौन पढ़ेगा? या तो एटीएम मशीन पढ़ेगी, बैंक या इंटरनेट द्वारा पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्लास्टिक मनी के इतिहास को। हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक मनी। चार्ज कार्ड। प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल सन 1920 के दशक में शुरू हो गया था। ठीक है, तो पहला कार्ड कौन सा था? चार्ज कार्ड। ठीक है, और प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कब से शुरू हो गया था? 1920 के दशक से। ठीक है, उस समय कंपनियां अपनी व्यवसायों में की गई खरीदारी के लिए चार्ज कार्ड जारी करती थी। ठीक है, तो 1920 के दशक में कंपनियां अपने व्यवसाय में जो भी खरीदारी करती थी, खरीदारी के लिए चार्ज कार्ड जारी करती थी कंपनियां। इन चार्ज कार्ड का इस्तेमाल ग्राहकों को वफादार बनाने के लिए किया जाता था और इनका उपयोग कंपनी के बाहर नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो जो चार्ज कार्ड होता था उसका इस्तेमाल कंपनी के बाहर नहीं किया जा सकता था। फर्स्ट बैंक कार्ड, इसके बारे में जानते हैं। चार्ज कार्ड ने मौजूदा दौर में इस्तेमाल किए जाने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए आधार तैयार किया और सन 1946 में चार्ज इट नाम से पहला बैंक कार्ड जारी किया गया था। ठीक है, तो उस समय 1920 के दशक में जो चार्ज कार्ड इशू किया गया वो आज जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, उसका आधार था। और 1946 में सबसे पहले बैंक ने चार्ज इट के नाम से पहला बैंक कार्ड इशू किया था, जारी किया था। इसका आविष्कार जॉन बिगिंस ने किया था। ठीक है, फर्स्ट बैंक कार्ड का आविष्कार किसने किया था? जॉन बिगिंस, जिसका नाम था चार्ज इट। ठीक है, उनका लक्ष्य अपने बैंक में अधिक वफादार ग्राहकों को लाना था। इस कार्ड का इस्तेमाल केवल फ्लैट बस नेशनल बैंक के खाता धारक ही कर सकते थे। ठीक है, जो चार्जिट नाम का पहला बैंक कार्ड था वो, उस कार्ड का इस्तेमाल कहाँ सिर्फ हो सकता था? सिर्फ और सिर्फ फ्लैट बस नेशनल बैंक के खाता धारक ही कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डाइनर्स क्लब कार्ड। क्रेडिट कार्ड की अवधारणा पर शुरू में फ्रैंक
मैग्नामारा ने किया था। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड की अवधारणा पर शुरू में फ्रैंक मैग्नामारा ने काम किया था। एक बार वह किसी के साथ डिनर करने गए थे, परंतु बटुआ ले जाना भूल गए थे। ओके, तो जो क्रेडिट कार्ड की अवधारणा थी, शुरू में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई तो फ्रैंक मैग्नामारा ने किया था। ठीक है, जब वो अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ बाहर डिनर पर गए थे तो वहाँ बटुआ ले जाना भूल गए। हालांकि उनके साथी ने बिल का भुगतान कर दिया था, लेकिन ये घटना उनके दिमाग में घर कर गई। इस घटना ने उन्हें चार्ज कार्ड के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो डाइनर्स क्लब, ओके, यह कार्ड डाइनर्स क्लब कार्ड के रूप में जाना गया। इसका उपयोग कार्ड धारकों द्वारा विभिन्न स्थानों और व्यवसायों में किया जा सकता था। इसमें वार्षिक शुल्क चार्ज किया जाता था और योजना के आधार पर कार्ड धारकों को मासिक या वार्षिक बिल दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें जो डाइनर्स क्लब कार्ड है, इसकी अवधारणा क्रेडिट कार्ड की अवधारणा, जो आज का क्रेडिट कार्ड है उस समय का डाइनर्स क्लब कार्ड था, जिसकी अवधारणा या शुरुआत की फ्रैंक मैग्नामारा ने। ठीक है, और ये अपने दोस्त के साथ डिनर पर गए थे, लेकिन इनके पास बटुआ नहीं था, पैसे नहीं थे, तो दोस्त ने चुकाया। ये सोच सोच के इन्होंने डाइनर्स क्लब कार्ड बनाया और इस क्लब कार्ड में, डाइनर्स क्लब कार्ड में वार्षिक या मासिक बिल कार्ड धारकों को देना पड़ता था। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। अमेरिकन एक्सप्रेस ने 1958 में अपना पहला क्रेडिट कार्ड जारी किया। उनकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के कारण ग्रीन चार्ज कार्ड को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध क्रेडिट कार्ड बन गया। ठीक है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड जारी किया कब? 1958 में। ठीक है, और इस कार्ड को, ग्रीन चार्ज कार्ड को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया और ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड बना, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। अब देखते हैं यूनिवर्सल कार्ड, सार्वभौमिक कार्ड। सन 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा एक अनूठा कार्ड पेश किया गया था, जिसका उपयोग भाग लेने वाले व्यापारियों से कुछ भी खरीदने के लिए किया जा सकता था। ठीक है, आसान शब्दों में ये एक सार्वभौमिक कार्ड था और कार्ड धारक को विशिष्ट गंतव्यों के लिए अलग अलग कार्डों की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो यूनिवर्सल कार्ड को 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा लाया गया। ठीक है, इसमें जो भी कार्ड धारक हैं वो व्यापारियों से कुछ भी खरीद सकते हैं और अलग अलग कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस कार्ड ने 25 दिन की छूट अवधि, क्रेडिट सीमा और न्यूनतम सीमा जैसे उद्योग मानक भी निर्धारित किए थे। ठीक है, तो इस कार्ड में 25 दिन की छूट अवधि थी, क्रेडिट सीमा भी, लिमिट भी थी। ठीक है, न्यूनतम सीमा भी थी। 1959 में इसका पायलट प्रोग्राम कैलिफोर्निया में शुरू किया गया था और लुभावन ऑफर्स की वजह से इसे ग्राहकों ने बहुत पसंद किया था। ठीक है, तो इसका पायलट प्रोजेक्ट यूनिवर्सल कार्ड का 1959 में कैलिफोर्निया में शुरू किया गया था और काफ़ी अच्छे ऑफर्स दिए, जिसकी वजह से ग्राहकों को बहुत पसंद आया यूनिवर्सल कार्ड। ठीक है, अब देखते हैं अगले कार्ड के बारे में जानते हैं, मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड 1960 के दशक में चुंबकीय पट्टी वाले कार्ड का प्रचलन में आए।
इन कार्ड में मौजूद चुंबकीय पट्टी में ग्राहकों के बैंक खाते से संबंधित जानकारी होती है। ठीक है, तो 1960 में मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड आए। ओके, और जो स्ट्राइप होता है, मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है, उसमें ग्राहकों के, ठीक है, बारे में जानकारी होती है। कार्ड प्रौद्योगिकी में यह महत्वपूर्ण छलांग तब आई जब CIA ने IBM को उनके पहचान पत्र में एक चुंबकीय पट्टी संलग्न करने के लिए काम पर रखा। तकनीक पहले से ही उपलब्ध थी, लेकिन बिना जोड़री के कार्ड से पट्टी को स्थायी रूप से जोड़ने की समस्या थी। ठीक है, इस समस्या पर काम करते हुए फॉरेस्ट पेरी अपने घर गए। उस वक्त उनकी पत्नी कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब पेरी ने उन्हें स्ट्राइप की समस्या बताई तो उनकी पत्नी ने प्रोटोटाइप कार्ड देखने को कहा। ब्रश का उपयोग कर उन्होंने पट्टी को बिना सिकन के कार्ड पर पिघला दिया और समस्या दूर हो गई। ठीक है, तो जो ये मैग्नेटिक स्ट्राइप है, ठीक है, पट्टी है, मैग्नेटिक पट्टी है, चुंबकीय पट्टी है, उसको कार्ड पर कैसे लगाया जाए ये समस्या थी। और फॉरेस्ट पेरी को ये दिया गया था काम, वो काम कर रहे थे इस पर चुंबकीय पट्टी लगाने के लिए। तो ये काफ़ी परेशान थे। जब एक घर गए तो उनकी पत्नी इस्त्री कर रही थी, कपड़ों में प्रेस कर रही थी। अपनी पत्नी को समस्या बताई तो उन्होंने इस चुंबकीय पट्टी को उस कार्ड में चिपका दिया। ठीक है, पिघला दिया और समस्या दूर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं ATM के बारे में। प्लास्टिक मनी का सबसे सुविधाजनक पहलुओं में से ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन का है। ठीक है, इसका आविष्कार 1960 में जॉन शेपर्ड बैरोन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। और इसका आविष्कार कब किया गया? 1960 में। किसके द्वारा? जॉन शेपर्ड बैरोन द्वारा। ठीक है, बैंक की एक दुर्भाग्यपूर्ण और असफल यात्रा के बाद जॉन को अगले दिन तक बैंक के फिर से खुलने का इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, उस रात नहाते समय जॉन ने एक सेल्फ डिस्पेंसिंग कैश मशीन के बारे में सोचा था। इसके साथ ही उन्होंने 4 अंकीय अंतर्राष्ट्रीय मानक पिन कोड का भी आविष्कार किया। ठीक है, तो जॉन शेपर्ड बैरोन ने कैसे ATM का आविष्कार किया? एक दिन वे बैंक गए पैसा निकालने, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला। ठीक है, और अगले दिन बैंक खुलने का इंतज़ार करना पड़ा। तो उसी रात में वो नहाते समय ये सोचे कि किसके बारे में? सेल्फ डिस्पेंसिंग कैश मशीन की ऐसी कोई मशीन हो जिसमें बैंक का इंतज़ार न करना पड़े और पैसे निकल आए। उसी रात उसी समय ये भी सोचा कि इसके लिए एक 4 अंकीय अंतर्राष्ट्रीय मानक पिन कोड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ATM मशीन का आविष्कार हुआ 1960 में जॉन शेपर्ड बैरोन द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला कार्ड है शिकागो डिबेकर। ओके, 1960 के दशक में शिकागो बाजार के लिए अनचाहे क्रेडिट कार्ड एक बड़ी समस्या बन गए थे। ठीक है, 60 के दशक के मध्य तक शिकागो बाजार क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा अप्रयुक्त था। इसलिए कई कंपनियों ने पूर्व अनुमोदित कार्ड मेल करना शुरू कर दिया। यह मेलिंग रणनीति उन क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए लगभग घातक साबित हुई, क्योंकि वे गलती से उन्हें दोषी अपराधियों, बच्चों और यहाँ तक कि कुत्तों को मेल कर रहे थे। ठीक है, शिकागो डिबेकर। ठीक है, 1960 के दशक में शिकागो के बाजार में
1960 के दशक में शिकागो में शिकागो के बाज़ार में एक क्रेडिट कार्ड एक समस्या बन गए थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हो गए थे। तो इस समय शिकागो में जो क्रेडिट कार्ड थे वो कंपनियां अप्रयुक्त बताई। ठीक है, इसलिए कई कंपनियां पूर्व अनुमोदित कार्ड मेल करना शुरू कर दिए। और ये मेलिंग किसके किसके लिए होता था? किसको कर रहे थे? अपराधियों को भी, बच्चों को भी, यहाँ तक कि कुत्तों को भी मेल कर रहे थे। ठीक है, संगठित अपराध मंडलों ने भी भ्रष्ट कार्यकर्ताओं का उपयोग करके कार्डों को इंटरसेप्ट करने का फ़ायदा उठाया। चूँकि ये इंटरसेप्ट कार्ड पहले से ही पूर्व अनुमोदित थे, डाक पते पर रहने वाले लोगों को चोरी किए गए कार्डों के बारे में जाने बिना भी हज़ारों डॉलर का बिल दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी गड़बड़ हुआ, इस कारण शिकागो डिबेकल आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, वीज़ा कार्ड के बारे में देखते हैं। मूल रूप से वीज़ा बैंक अमेरिकार्ड कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, इसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का कोई इरादा नहीं था। सन 1965 में बैंक अमेरिका ने कैलिफोर्निया के आसपास के बैंकों के साथ एक लाइसेंसिंग कार्यक्रम शुरू किया और पर्याप्त बैंकों द्वारा इसकी सदस्यता लेने के बाद एक संयुक्त उद्यम बैंक संघ बनाने में सक्षम रहा। तो ठीक है, वीसा कार्ड शुरुआती में अमेरिकार्ड बैंक अमेरिकार्ड कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसका शुरुआत में कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का कोई इरादा नहीं था। 1965 में बैंक अमेरिका ने कैलिफोर्निया के आसपास के बैंकों के साथ मिलकर लाइसेंसिंग कार्यक्रम शुरू किया और पर्याप्त मात्रा में बैंक इसमें शामिल हुए। ठीक है, यह अंततः एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ और बैंक अमेरिका ने अपने कार्ड का नाम बदलकर वीसा इंटरनेशनल कर दिया। ठीक है, तो शुरुआत में इसका नाम क्या था? वीसा कार्ड का बैंक अमेरिकार्ड। ओके, लेकिन बाद में इसे इंटरनेशनल वीजा इंटरनेशनल कर दिया गया बैंक अमेरिका कार्ड को। ओके, उन्होंने वीसा USA नामक एक घरेलू अमेरिकी संस्करण भी बनाया था। उन्होंने वीजा USA नामक एक घरेलू अमेरिका संस्करण भी बनाया था। इस दो कार्ड प्रणाली ने वीसा इंटरनेशनल को अमेरिका के साथ कोई संबंध नहीं होने के कारण अन्य देशों में अधिक आसानी से स्वीकार करने की अनुमति दी। वीजा एक संक्षिप्त नाम वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन है। ठीक है, वीजा सफलता के नए आयाम गढ़ता गया और प्लस ATM नेटवर्क में शामिल हो गए, जिसमें वे दुनिया भर के ग्राहकों से जुड़ गए। ठीक है, इन रणनीतिक ब्रांडिंग विकल्पों की मदद से वीजा आज सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य और सफल उपभोक्ता ब्रांडों में से एक है। ठीक है, तो इस तरह वीसा कार्ड की शुरुआत हुई। शुरू में बैंक अमेरिकार्ड नाम था, बाद में वीसा बदला गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिस्कवर कार्ड के बारे में जानते हैं। 1960 के दशक में डिस्कवर कार्ड एक क्रांतिकारी कार्ड था। इसने विशेष रूप से सीयर्स और रिबक एंड कंपनी ग्राहकों को एक नए क्रेडिट कार्ड विकल्प के साथ प्रस्तुत किया। यह अपनी तरह का पहला कार्ड था जिसमें कोई वार्षिक शुल्क, कैशबैक या उच्च क्रेडिट सीमा नहीं थी। ठीक है, तो 1980 के दशक में यह कार्ड डिस्कवर कार्ड इशू किया गया और इसमें कोई भी वार्षिक शुल्क या क्रेडिट सीमा नहीं थी। एकमात्र समस्या यह थी कि चूंकि यह सीयर्स से जुड़ा था, इसलिए अन्य खुदरा विक्रेता इसे स्वीकार नहीं करते।
कर रहे थे, क्योंकि ऐसा करके वे अपने प्रतिद्वंदी की मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, डिस्कवर कार्ड में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये शेयर से जुड़ा था, इस वजह से लोग इसे कम पसंद कर रहे थे। अंततः डिस्कवर ने महसूस किया कि उनके ब्रांड को शेयर्स से पूरी तरह से अलग होने की आवश्यकता है। शेयर से अलग होने के बाद डिस्कवर अन्य व्यापारियों को आकर्षित करने में सफल हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत तक डिस्कवर सफल हो गए और वीज़ा और मास्टर कार्ड को टक्कर देने में कामयाब हो गए। ठीक है, तो डिस्कवर कार्ड को शेयर से हटाया गया, तब जाके 1990 के दशक में ये सफलता पाया डिस्कवर कार्ड, लोगों को पसंद भी आया। अब देखते हैं रुपे कार्ड के बारे में जानते हैं। रुपे कार्ड भारतीय मूल का कार्ड है, जिसे NPCI ने इसे भारतीय बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया था। ठीक है, तो रुपे कार्ड भारतीय मूल का कार्ड है, जिसे NPCI ने भारतीय बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया था। किसे? रुपे कार्ड को। इस कार्ड में के आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए भारतीय बैंक विदेशी पेमेंट चैनल जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड आदि पर निर्भर करते थे। ठीक है, रुपे कार्ड पेमेंट चैनल के प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर आए। ठीक है, तो रुपे कार्ड से पहले भारत जो है विदेशी पेमेंट चैनल का इस्तेमाल करते थे, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड। ठीक है, अगला कार्ड जानते हैं, चिप और पिन। चिप एंड पिन। चिप और पिन तकनीक आने के बाद प्लास्टिक मनी में अधिक विघटनकारी परिवर्तन आया। यह प्रणाली चुंबकीय पट्टी के साथ क्रेडिट और डेबिट के लिए मानक बन गई। ये तकनीक कार्डों को अधिक सुरक्षित बनाती है और एन्क्रिप्टेड चिप के कारण व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो जब चिप और पिन कार्ड आया, ठीक है, तो इसमें जो भी जानकारी चुंबकीय पट्टी में दी जाती है, उसकी जानकारी को चोरी कर पाना काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, एक क्लोन किए गए चिप को एक कपटपूर्ण कार्ड के रूप में तुरंत पहचाना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिगत चिप प्रत्येक व्यक्तिगत कार्ड के लिए विशेष रूप से इनक्रिप्ट की गई है। ठीक है, तो चिप और पिन में ये इस कार्ड में एक जो कार्ड होगा, एक विशेष व्यक्ति के लिए विशेष कार्ड होगा, हर व्यक्ति का अपना अलग कार्ड होगा। ठीक है, अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड ऐसे कार्ड होते हैं जो ग्राहकों और व्यवसायों को क्रेडिट की अल्पकालिक लाइन प्रदान करते हैं। ये ग्राहक को उस दूसरे उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान किए बिना अप्रत्याशित या बड़े खर्चों का भुगतान करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जब ग्राहकों या व्यवसायों के लिए पैसा नहीं होता तो कुछ समय के लिए इससे लिया जा सकता है पैसे। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय कार्ड धारक पैसे उधार ले रहे हैं, जिसका वह कुछ समय बाद वापस भुगतान करेगा। तो क्रेडिट कार्ड में कुछ समय के लिए वो पैसे उधार मिलते हैं, जिसका बाद में भुगतान करेगा कार्ड धारक। क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसी भी तरह की खरीदारी के लिए किया जा सकता है, जिससे उनका क्रेडिट इतिहास तैयार होता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड द्वारा किसी भी तरह की खरीदारी, ठीक है, कर सकते हैं और इससे कि क्रेडिट इतिहास तैयार किया जाता है। यदि ग्राहक के पास अच्छा क्रेडिट है तो वह वाहन ऋण इत्यादि के लिए आवेदन कर सकता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो है क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, आपका अच्छा क्रेडिट होना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा
अमाउंट क्रेडिट के रूप में दिया जाए। ओके। हर महीने कार्ड जारी करने वाला वित्तीय संस्थान कार्ड धारक को एक स्टेटमेंट मेल करता है जिसमें कार्ड धारक द्वारा सभी लेन देन का ब्यौरा होता है। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला वित्तीय संस्थान जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसको हर महीने एक स्टेटमेंट मेल करता है। कार्ड धारक इस समय दो काम कर सकता है, वह महीने के लिए पूरी शेष राशि का भुगतान करने का निर्णय ले सकता है या थोड़ा सा खर्च कर सकता है और बाकी का भुगतान अगले कुछ महीनों में कर सकता है। ठीक है। कार्ड धारक जब स्टेटमेंट आता है तो कार्ड धारक या तो जो पिछला उधार लिया है, पैसे क्रेडिट किया है, वो या तो चुका सकता है या और ख़रीदारी कर सकता है जिसे अगले कुछ महीनों में चुका सकता है। ठीक है। यदि कार्ड धारक उस महीने पूरा भुगतान करता है तो उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है। क्रेडिट कार्ड से आपने पैसे लिए और उसी महीने भुगतान कर दिए तो आपसे कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं ली जाएगी। यदि वह अगले कुछ महीनों में भुगतान करने का निर्णय लेता है तो उससे विभिन्न शुल्क लिए जाते हैं। ये वे शुल्क हैं जो कार्ड प्रदाताओं को अपना राजस्व देते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेबिट कार्ड के बारे में जानते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह ही होते हैं जो ग्राहक को करंट और सेविंग खाते के बदले प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। तो डेबिट कार्ड भी क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं। ठीक है। और ये करंट और सेविंग खाते के बदले दिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड। इस कार्ड के माध्यम से केवल वो राशि खर्च की जा सकती है जो ग्राहक के खाते में उपलब्ध होती है। इसमें आप पैसे उधार नहीं ले सकते, जो आपने जमा कर रखे हैं या जहाँ आपके पास जो भी पैसे हैं आप डेबिट कार्ड से खर्च कर सकते हैं। जब ग्राहक जब भुगतान करने के लिए अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करता है या एटीएम से पैसे निकालता है तो पैसे उसके खाते में तुरंत कट जाता है। अगर ग्राहक के अकाउंट में खर्च करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है तो आपातकाल स्थिति में समस्या उत्पन्न हो सकती है। हर महीने कार्ड जारी करने वाला वित्तीय संस्थान कार्डधारक को एक स्टेटमेंट मेल करता है जिसमें कार्ड धारक द्वारा सभी लेन देन का ब्यौरा होता है। ओके। तो डेबिट कार्ड में आप पैसे एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उधार नहीं ले सकते हैं। आपके पास जो भी पैसे हैं बैंक अकाउंट में वही आप खर्च कर सकते हैं डेबिट कार्ड द्वारा। क्रेडिट कार्ड द्वारा आप पैसे ले सकते हैं उधार कुछ समय के लिए। ओके। एटीएम कार्ड और व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन का उपयोग करते हुए पहले डेबिट कार्ड का लेन देन 1980 के दशक में हुआ था और पहला डेबिट कार्ड लेन देन के जो पिन के बजाय हस्ताक्षर द्वारा अधिकृत था वो 1988 में संशोधित किया गया। ठीक है। तो जो डेबिट कार्ड था पहले पिन नहीं था, पहले हस्ताक्षर चलते थे, लेकिन 1988 में हस्ताक्षर बदलकर पिन कर दिया गया था। पिन के द्वारा पहचान की जा सकती है। ओके। अब देखते हैं प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड क्या है? प्रीपेड कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें कार्ड के उपयोग से पहले एक निश्चित राशि जमा की जाती है। लेन देन के दौरान पैसे सीधे कार्ड में जमा मूल्य से निकाल लिए जाते हैं। प्रीपेड कार्ड दो प्रकार के होते हैं, एक एकल उद्देश्य और बहुउद्देशीय कार्ड। ठीक है, समझते हैं। प्रीपेड कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिसमें पहले से एक निश्चित राशि जमा की जाती है। ठीक है, और जब हमें कुछ लेन देन करना होता है तो हम जमा मूल्य से कुछ पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है प्रीपेड कार्ड, एकल उद्देश्य और दूसरा बहुउद्देशीय कार्ड। एकल उद्देश्य के बारे में देखते हैं। एकल उद्देश्य प्रीपेड कार्ड, इसे क्लोज लूप कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग केवल एक निश्चित स्थान के लिए किया जाता है, जैसे कि एक निश्चित डिपार्टमेंट स्टोर या एक टेलीफोन
कार्ड जिसमें कोई केवल लोगों को कॉल करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो एकल उद्देश्य कार्ड है, इसे क्लोज्ड लूप कार्ड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो जिस उद्देश्य के लिए आप कार्ड ले रहे हैं सिर्फ वही आप काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखते हैं बहुउद्देशीय कार्ड। इसे ओपन लूप कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। ये कार्ड बैंकों के माध्यम से खरीदे जाते हैं। इन कार्डों और क्रेडिट डेबिट कार्डों के बीच एकमात्र अंतर है कि इस कार्ड में एक निश्चित राशि होती है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय कार्ड क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसा ही है, लेकिन प्रीपेड कार्ड में एक अंतर है। क्या अंतर है कि इसमें एक निश्चित राशि होती है। ठीक है, कार्ड धारक इस राशि का इस्तेमाल कहीं भी कर सकता है, लेकिन पैसा खत्म होते ही कार्ड काम नहीं करता है। ठीक है, तो जो प्रीपेड कार्ड होते हैं उनमें पहले से पैसे डाले जाते हैं निश्चित कुछ अमाउंट में, उसी को आप खर्च कर सकते हैं। अगर आपका पैसा ख़त्म हो गया, जैसे कि सिम होता है रिचार्ज ख़त्म तो बात ख़त्म। ठीक है, उसी तरह ये प्रीपेड बहुउद्देशीय कार्ड है। प्रीपेड एकल उद्देशीय है। एकल मतलब कि आप जिस काम के लिए ले रहे हैं वही काम करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्लास्टिक मनी के फायदे। डिजिटल ज़माने में प्लास्टिक मनी के कई फायदे हैं, जैसे यह नकदी के भारी भार को ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जो कि जोखिम भरा और असुविधाजनक भी है। तो प्लास्टिक मनी के क्या फ़ायदे हैं? पैसे ले जाने में हमें पैसे बैग में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाना होता। ठीक है, पैसे ले जाने में जोखिम भी है, असुविधा भी होती है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो नकदी खोना या चोरी होने का एक उच्च जोखिम होता है, वहीं डेबिट या क्रेडिट कार्ड के मामले में बैंक को मामले की जानकारी देकर दुरुपयोग से बचने के लिए तुरंत कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप नकदी पैसा लेके जा रहे हैं तो उसे या खोने, चोरी होने, लूट लिए जाने का जोखिम होता है। ठीक है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो कहीं चोरी हो गया, खो गया, तो उसकी जानकारी आप बैंक में देकर उस कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा, प्लास्टिक मनी की मदद से आप कहीं भी कभी भी कहीं भी सुविधाओं का आनंद और ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक मनी है, मतलब कार्ड है, कोई सा भी है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वीसा है, एटीएम जो भी है, मास्टर कार्ड है, तो कहीं भी कभी भी आप सुविधाओं का आनंद, ठीक है, सर्विसेज, परचेजिंग इत्यादि आप कर सकते हैं। चौथा फायदा, क्रेडिट कार्ड के मामले में आपके पास क्रेडिट पर खरीदारी करने या बाद में भुगतान करने का विकल्प होता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपके पास पैसे नहीं है, कुछ चाहिए आपको, तो आप क्रेडिट कार्ड से आप ले सकते हैं, पैसे बाद में पे कर सकते हैं। ठीक है, बैंक को। अगला फ़ायदा क्या है, आप कार्ड का उपयोग ऑनलाइन भुगतान, फंड ट्रांसफ़र और अन्य लेन देन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी कार्ड है उससे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरे तरीके के लेन देन कर सकते हैं अगर आपके पास प्लास्टिक मनी है या कार्ड है। ओके, अगला देखते हैं नुकसान क्या है। फ़ायदे तो हमने देख लिए, नुकसान भी जान लेते हैं। प्लास्टिक मनी नकदी का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं है, क्योंकि कार्ड का इस्तेमाल कुछ मामलों में जोखिम भरा हो सकता है। कार्ड से संबंधित कुछ कमियां या जोखिम इस प्रकार। ठीक है, तो पूरी तरह से हम जो हमारे पास नकदी है, पैसे हैं, ठीक है, नोट हैं, उसको हम प्रतिस्थापित नहीं कर सकते कि उसकी जगह पर सिर्फ कार्ड लेकर ही किया जा सके। ठीक है, कुछ कमियां हैं कार्ड में भी देखते हैं। जब तक आप केवल सुपरमार्केट या हाइपर मार्केट में ख़रीदारी करने वाले व्यक्ति नहीं है, आपको नकदी का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि छोटी खुदरा दुकानों पर इसकी स्वीकृति नहीं है। ठीक है,
तो पूरी तरह से आप प्लास्टिक मनी को नकदी मनी से हटा नहीं सकते, प्लास्टिक मनी से नकदी को हटा नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि जब सुपर मार्केट, बड़ी बड़ी मार्केट में आप कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड नहीं है छोटी दुकानों में, तो आपसे पैसे ही मांगे जाएंगे नकदी, ठीक है। अगला डिसएडवांटेज क्या है? सभी दैनिक ज़रूरतों के लिए आप प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप अपने दूध वाले, नौकर, अखबार वाले आदि को कार्ड से भुगतान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कार्ड है, प्लास्टिक मनी है, ठीक है, लेकिन आप हर जगह अपना प्लास्टिक मनी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको नकदी की भी ज़रूरत पड़ेगी, रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि दूध वाले, नौकर, अखबार वाले, ठीक है, इनको कैश चाहिए। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है? एक बार कार्ड खो जाने पर आपको इसकी सूचना अपने वित्तीय संस्थान को तुरंत देनी होगी और दुरुपयोग से बचने के लिए कार्ड को ब्लॉक कराना होगा, ठीक है। अगर आपका कार्ड खो जाता है तो आपको बैंक जाकर इसकी सूचना देनी होगी और अपने कार्ड को ब्लॉक करवाना पड़ेगा। चौथा, कुछ मामलों में आउटलेट कार्ड के लिए अतिरिक्त सेवा शुल्क लेते हैं जो आपकी जेब पर बोझ साबित हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कार्ड हैं, आउटलेट कार्ड हैं, जिनमें शुल्क ज़्यादा लगती है, ये भी डिसएडवांटेज है, ठीक है, डिसएडवांटेज। पांचवा पॉइंट क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? कभी कभी कार्ड की चुंबकीय पट्टी क्षतिग्रस्त हो जाती है जो कार्ड को अनुपयोगी बना देती है, ठीक है। जो भी आपने एटीएम देखा होगा तो उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, तो घिस जाती है, ठीक है, जिससे कि कार्ड अनुपयोगी हो जाता है, ओके। छठवां पॉइंट क्या है डिसएडवांटेज में? क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक प्रयोग और अपनी शेष राशि को रोल ओवर करना दिवालियेपन का सबसे छोटा रास्ता है। याद रखें कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा भुगतान करना होगा। क्रेडिट कार्ड रोल ओवर पर ब्याज दर हर महीने 3 से 4% जितनी अधिक होगी वो हर साल 36 से 48% हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं अब, ठीक है, तो इससे कि आपको ब्याज देनी होती है 3 से 4% हर महीने, और वो जुड़ के हो जाती है 36 से 48%, ठीक है। तो आपको क्रेडिट कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लास्टिक मनी, उसके इतिहास और कार्ड्स के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।